चलिए सीधे आपको लेकर चलते हैं। नए विधानसभा भवन पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री मोदी। सीधी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। छत्तीसगढ़ नई विधानसभा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे बढ़ा रहे हैं और एक पेड़ मां के नाम। नरेंद्र मोदी आगे बढ़ा रहे हैं और एक पेड़ मां के नाम लगातार संदेश भी देते हैं। तो ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री नई विधानसभा छत्तीसगढ़ की। बहुत बड़ा दिन। ये देखिए, ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आपको नवा रायपुर की दिखा रहे हैं। और आपको ये भी जानकारी दे दें कि छत्तीसगढ़ की जो नई विधानसभा है, कहते हैं कि पूरा राष्ट्रपति भवन जैसा बनाया गया है। तो अब इसी के साथ ये जो नई विधानसभा भवन का लोकार्पण होगा, ये यहाँ के जनप्रतिनिधियों को, यहाँ के विधायकों को सौंप दिया जाएगा और अब यहीं से नए सत्र की शुरुआत होगी। और फिलहाल ये तस्वीरें आप देखिए, पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमा का अनावरण भी पीएम मोदी ने किया है। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को आदर्श मानते थे और क्योंकि छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण में अटल जी की एक बहुत बड़ी भूमिका रही थी। जब उन्होंने चुनाव के समय 11 सांसद छत्तीसगढ़ से मांगे थे और ये वादा किया था कि आप मुझे 11 सांसद दीजिए, मैं आपको छत्तीसगढ़ दूंगा, मैं आपको नया राज्य छत्तीसगढ़ के तौर पर सौंपूंगा। और जब इस जगह ने, इस छत्तीसगढ़ ने अपना वादा पूरा किया, तो अटल जी ने भी चुनाव के बाद अपने वादे को 1 साल के अंदर पूरा किया था और छत्तीसगढ़ को नया राज्य बनाया था। फिलहाल ये तस्वीरें देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन्होंने पौधारोपण किया, जिसमें आपको स्पीकर रमन सिंह भी नजर आ रहे हैं। और स्पीकर रमन सिंह, जिनका 15 सालों का कार्यकाल मुख्यमंत्री के तौर पर छत्तीसगढ़ में रहा है, इनका भी एक बहुत बड़ा योगदान छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाने में। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही आपको छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष भी इन तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये नई विधानसभा है और अब यहीं से आपको सरकार चलती हुई दिखाई देगी। फिलहाल खूबसूरत तस्वीरें जो सामने आई है, छत्तीसगढ़ से राज्य अपना स्थापना दिवस मना रहा है और पीएम मोदी नवा रायपुर में बने नए विधानसभा भवन का आज उद्घाटन करने वाले हैं। आपको ये भी जानकारी दे दें कि इस नए विधानसभा भवन की नींव हालांकि 28 अगस्त 2020 को कांग्रेस सरकार के समय में रखी गई थी और 5 साल में यह भवन पूरी तरह बनकर तैयार हो गया है। और आज सरकार बदल गई है, लेकिन ये विधानसभा भवन छत्तीसगढ़ को आज सौंपा जाएगा। तो कांग्रेस के कार्यकाल में नींव रखी गई और बीजेपी सरकार के समय में इसका उद्घाटन हो रहा है। इस नए विधानसभा भवन की कुछ खासियत भी आपको बताते हैं। सेक्टर 19 में ये 20.78 हेक्टेयर में तैयार हुआ भवन पूरी तरह से इको फ्रेंडली है। यहाँ पारंपरिक महलों जैसे गुंबद दिखाई देते हैं, जो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। देखिए, राष्ट्रपति भवन की तरह इसे बनाया गया है। छत्तीसगढ़ विधानसभा की नई बिल्डिंग का आकार पूरी तरह से राष्ट्रपति भवन से भी मिलता जुलता है। भले ही विधायकों की संख्या प्रदेश में 90 हो, लेकिन भविष्य को देखते हुए नए विधानसभा भवन में अभी 120 विधायकों की बैठक व्यवस्था की गई है। और ये तस्वीरें देखिए आप, इस भवन के ठीक बाहर, ठीक मेन गेट पर पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी मूर्ति स्थापित की गई है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक प्रकाश चंद्र होता जी इस वक्त जुड़े हुए हैं, उनसे भी इन तस्वीरों पे बातचीत करेंगे। सर, छत्तीसगढ़ के लिए ऐतिहासिक दिन, गौरवान्वित पल, गौरवान्वित क्षण, जनप्रतिनिधियों के लिए भी, पूरे प्रदेशवासियों के लिए भी, और उसमें आप भी एक हिस्सा रहे हैं। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से छत्तीसगढ़ की इस विकास गाथा में आपका भी कहीं ना कहीं योगदान। लेकिन ये जो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को आज दिखा रहे हैं कि नए विधानसभा भवन जो आज सौंपी जाएगी छत्तीसगढ़ को, क्या कहेंगे सर इसे लेकर? देखिए, ये छत्तीसगढ़ की तीसरी विधानसभा का भवन होगा। मुझे सौभाग्य मिला जब छत्तीसगढ़ का पहला विधानसभा का पहला सत्र हुआ, वो हुआ राजकुमार कॉलेज में। और राजकुमार कॉलेज में जब हुआ तो वो बिल्कुल प्लास्टिक की कुर्सी टाइप का उसमें स्थिति थी जिस वक्त पहला सदन हुआ। उसके बाद की जो राजीव गांधी जल संरक्षण का एक बिल्डिंग था, उसी बिल्डिंग में उसको कन्वर्ट कर दिया गया और उसी को 0 पॉइंट कहा जाता था उस वक्त। वहीं पे विधानसभा का दूसरा बिल्डिंग शुरू हुआ और लगातार विधानसभा वहीं पे हुआ। और मुझे सौभाग्य मिला है कि मैं आज तक जितने भी सत्र बने पिछले 25 साल में, मैं उस पे
उपस्थित रहा हूं, मैं उसको रिपोर्टिंग किया हूं। तो आज ये बहुत गर्व की बात होगी कि छत्तीसगढ़ को आखिर में 25 साल के रजत वर्ष में, और ये रमन सिंह के खुद के प्रयासों से जल्दी निर्माण हुआ और अब अपने में रहेंगे। इसकी कुछ खासियत ये भी है, कहा जा रहा है कि परिसीमन 3 साल में हो जाएगा, यानी कि कुछ सीटें बढ़ सकते हैं। तो इसीलिए तैयारियां शुरू कर दी है कि ये इसमें 120 विधायक तक बैठ सकते हैं। आगे हो सकता है और बढ़े तो और बड़ा कर सकते हैं, रिमॉडलिंग या रिनोवेशन कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल है। एक और बात है, मध्य प्रदेश के विधानसभा को लेकर लोगों के मन में थोड़ी दिक्कतें थी, और तमिलनाडु में तो जो विधानसभा का बना था उसको तो उन्होंने हॉस्पिटल बना दिया था, क्योंकि लोगों को मन में वहम हो गया था कि ये विधानसभा की जो बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग हमको शायद शुभ या अशुभ कुछ हो सकता है, वास्तु की कोई दिक्कतें हैं। तो छत्तीसगढ़ ने वो सारी चीजों से सीख ली और एक एक करके चीजों को उन्होंने उसी हिसाब से बनाए। एक बहुत जया जी, एक बेहतरीन दृश्य मैं दिखा रहा हूं, आप ही को बता रहा हूं, क्योंकि आज देखिए लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला साहब भी यहीं पे मौजूद हैं, प्रधानमंत्री हैं, आप देख रहे हैं रमन सिंह उनके साथ कुछ हल्के फुल्के ढंग से बात भी कर रहे हैं, और सबकी प्रधानमंत्री को छोड़ के वहां बाकी जितने लोग हैं सबके जो कोठी है, जो कोट है और जो कुर्ता पैजामा है, एक ही टाइप की है। ऐसा लग रहा है सर ड्रेस कोड रखा हो, जैसे कि आज रजत जयंती वर्ष पर जनप्रतिनिधियों ने। जी, ऐसा लग रहा है जैसे हमारे में कोई भिन्नता नहीं है, सब एक हैं, सब एक ही हैं और सब संविधान के उस रंग में रंगे हुए हैं। इस तरह की वो छवि दिखा रही है। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के लिए जिस तरह का नया रायपुर एक बहुत बेहतरीन चीज है, लोग देखने आते हैं। जो विधानसभा का सौध बना है, जो विधानसभा की बिल्डिंग है, वो भी लोगों को उसी तरह आकर्षित करने लगी है। लोग आने लगे हैं और देखना चाहते हैं, और जब उसकी लाइटिंग हुई, क्या भव्यता थी, लोगों ने उसका तस्वीर उतार के और खास बात यह है सर, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है, ध्यान आकर्षित आपने किया इस पर कि देखिए सभी का ड्रेसअप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को छोड़कर सबका एक जैसा है, जिसमें पक्ष भी शामिल है, जिसमें विपक्ष भी शामिल है। भले ही विचारधाराएं अलग हो सकती है राजनीति को लेकर, लेकिन आप देख सकते हैं कि आज रजत जयंती वर्ष क्योंकि छत्तीसगढ़ मना रहा है, तो इसलिए यूनिटी, एकता भी जरूर दिखाई देगी। सर, इस नए विधानसभा भवन से सरकार चलने वाली है छत्तीसगढ़ की, विकास होगा छत्तीसगढ़ का, यहां से छत्तीसगढ़ को लेकर नए नए नियम कानून बनाए जाएंगे, योजनाएं यहां से तैयार की जाएगी। अब मुझे बताइए, क्योंकि आपने शुरुआत से छत्तीसगढ़ को बनते और बदलते देखा है, अब राजनीति की अगर मैं बात करूं तो पिछले 25 सालों में छत्तीसगढ़ की राजनीति में कौन कौन से बड़े मोड़, कौन कौन से बड़े बदलाव आपने देखे हैं सर? देखिए, छत्तीसगढ़ की जब बना तो राजकुमार कॉलेज में पहली बार हुआ। एक वाकया है, उसको अजीत जोगी मुख्यमंत्री बने, जिस दिन सबसे पहले सदस्यों का शपथ ग्रहण था, उन्होंने वहीं पे बृजमोहन अग्रवाल उस वक्त सदस्य थे और बड़े तेज तर्रार थे, नेता प्रतिपक्ष बनने के दौड़ पे थे। उन्होंने इस बात को उठाया कि उस वक्त अजीत जोगी मध्य प्रदेश के इंदौर के रहवासी हैं, वो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। सबको पता है, जब 1998 में दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री बनने के दौड़ में थे, तो उस वक्त अजीत जोगी भी उसी दौड़ में थे, और उसी के परिपाटी में आपस में काफी संघर्ष हो रहा था दोनों के बीच में, और तब अजीत जोगी तब इंदौर में रहते थे। तो इसीलिए इस बात को बृजमोहन ने उठाए, तो उन्होंने सदन में एक क्षण के लिए काफी गहमा गहमी हुई, लेकिन अजीत जोगी ने याद दिला दिए वो मरवाही के ही है, और मरवाही जो है वो उस वक्त के बिलासपुर में ही है, बिलासपुर में था, आज मरवाही अलग जिला है। ये उस वक्त की बात थी। दूसरी तरफ जब सदन की बात करें तो सबसे बड़ी बात थी, राजेंद्र प्रसाद शुक्ला स्पीकर के रूप में पहले रहे, लेकिन छत्तीसगढ़ के प्रथम स्पीकर की अगर हम बात करें तो वो आपको देखेंगे कि टीपी शर्मा, वो जो उस वक्त के डिस्ट्रिक्ट जज रैंक के अधिकारी थे, वो सबसे पहले छत्तीसगढ़ विधानसभा के सचिव रहे हैं।
ये एक कई बातें रहती है। हम लोग जो बात करते हैं, हम स्पीकर की बात करते हैं, लेकिन हम कभी सचिव की बात नहीं करते। सचिव जो सबसे पहले थे टीपी शर्मा थे, जो बाद में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के जज के रूप में सुशोभित किए। बहुत विद्वान जज है वो, और हमारे बहुत अच्छे परिचित भी हैं और बहुत विद्वान भी हैं। लेकिन टीपी शर्मा छत्तीसगढ़ के पहले विधानसभा के प्रथम सचिव थे। ये एक बात है। दूसरी बात है, छत्तीसगढ़ में ऐसे कई लोग हैं, आज जैसे मैं एक नाम लूंगा, आज बड़े विवादित है, कवासी लखमा, आज तक कभी चुनाव नहीं हारे। बृजमोहन अग्रवाल कभी चुनाव नहीं हारे। कई ऐसे लोग हैं। अच्छा, और मजे की बात मैं आपको बता दूं कि जब अविभाजित मध्य प्रदेश में रमन सिंह विधायक थे, हार गए तो उनको लोकसभा जाना पड़ा, तो उन्होंने किसको हराए? मोतीलाल वोरा को हराए और लोकसभा गए। लेकिन उसके बाद जब वो वापिस आए तो वो मुख्यमंत्री के रूप में रहे और लगातार तब से आज तक यही पे है। एक बात और मैं आपको बता दूं, अविभाजित मध्य प्रदेश की बात करें या छत्तीसगढ़ की बात करें, ये इस प्रदेश ने, छत्तीसगढ़ ने कई मुख्यमंत्री दिए। डीपी मिश्रा यही से थे, अर्जुन सिंह यही से खरसिया से चुनाव लड़के अविभाजित मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। तो हम अगर इस तरह की बातें अगर करें, मोतीलाल वोरा, श्यामाचरण शुक्ला, नाम बहुत हैं, और इस तरह के कई लोग बने जो बाद में मुख्यमंत्री बने, जो अविभाजित मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, और एक नहीं, एक से कई अधिक बार वो मुख्यमंत्री बन चुके हैं। अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें, छत्तीसगढ़ की परिपाटी के सदन की बात करें, तो सदन के सबसे खासियत है, आप देख रहे हैं वहां पे चरणदास महंत, डॉक्टर चरणदास महंत, जो पिछले विधानसभा में स्पीकर हुआ करते थे, आज नेता प्रतिपक्ष है। वो भी साथ चल रहे हैं प्रधानमंत्री के साथ। यानी कि आपस में इस बात की, संविधान की और संसदीय परंपरा की कितनी सम्मान है कि उनको भी साथ रखा जा रहा है और वो भी साथ कदम चल कर रहे हैं उनके साथ। तो ये एक छत्तीसगढ़ की अलग परिपाटी है। सदन के अंदर बात करें, मैं महेंद्र कर्मा को देखा हूं, जब वो 2003 में नेता प्रतिपक्ष बने, सबको लग रहा था कि यह सबसे कठिन दौर है। हाँ, मैं इससे पहले बता दूं, नंद कुमार शायद छत्तीसगढ़ के प्रथम वो नेता प्रतिपक्ष थे। संस्कृत में ज्ञाता थे, संस्कृत में धारा प्रवाह बोलते थे, और वो हर बात पे पंचतंत्र की नजीर देते थे, पंचतंत्र की कहानियों की नजीर देते थे अजीत जोगी को आलोचना करने के लिए। बाद में जब दूसरे हुए महेंद्र कर्मा जब बने, कांग्रेस हार गई चुनाव 2003 में और आए, तो उस वक्त वो सबको लग रहा था, क्योंकि अविभाजित मध्य प्रदेश में उनको मार्शल कंधे में उठा के सदन से बाहर लाते थे, वो एकदम बैठ जाते थे, अड़ जाते थे। लेकिन छत्तीसगढ़ में वो भी इस बात को सम्मान दिए कि भाई मार्शल सदन में नहीं जाना चाहिए। ये अपने आप में अनोखी है, लेकिन कुछ व्यतिक्रम भी है। सबसे पहले था कि यहाँ पे स्पीकर रूलिंग पार्टी के होंगे और जो ऑपोजिशन का होगा वो डिप्टी स्पीकर होगा। प्रथम छत्तीसगढ़ के प्रथम जैसे स्पीकर मैंने कहा, और पंडित राजेंद्र प्रसाद जी शुक्ल बने, और बनवारी लाल अग्रवाल वो बने थे डिप्टी स्पीकर। हाल ही में उनका देहांत हो गया, सभी लोगों ने श्रद्धांजलि दिए। वो जब डिप्टी स्पीकर थे तो अजीत जोगी को चुनौती दिए, और उसी के राजनीतिक वैषम्यता के, राजनीतिक विरोधी के चलते उनके खिलाफ अनास्था लाया गया और धर्मजीत सिंह को उपाध्यक्ष बनाया गया। उसके बाद से थोड़ा ये परिपाटी पर परिवर्तन हो गई। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों सत्तारूढ़ दल से हो रहे हैं, लेकिन आप देखेंगे तस्वीर में भी देखिए, विपक्ष और पक्ष दोनों एक ही रंग के कपड़े पहने हैं, एक ही रंग के कुर्ता पहने हैं, और सदन में कोई नहीं कह पाएगा। और एक चीज और मैं जया जी कहूंगा, छत्तीसगढ़ में माओवाद के समाधान को लेकर बंद कमरे में एक लंबी चर्चा हुई थी। उस पे ना पत्रकार था, ना कोई था, किसी को अलाउ नहीं था, और सभी लोगों ने खुले दिल से अपनी अपनी बात रखी सर थी। कुछ तस्वीरें आ रही हैं, मैं लौटूंगी होता जी आपके पास, लेकिन दर्शकों को बता दूं कि इसी के साथ छत्तीसगढ़ को नया विधानसभा भवन भी मिल चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हो चुके हैं। ये विधानसभा की तस्वीरें देखिए, और फीता काट दिया गया है। पीएम मोदी, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी इस वक्त नजर आ रहे हैं, राज्यपाल राम टेका, और इसी के साथ छत्तीसगढ़ को इस नए विधानसभा भवन की सौगात मिल गई है।
युवा छत्तीसगढ़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना कि राजनीति में युवाओं को आना चाहिए और इसी भावना को अब वो छत्तीसगढ़ में भी आगे बढ़ाते दिखाई देंगे। हालांकि आपने चुनावों के समय भी देखा होगा कि ज्यादा से ज्यादा युवाओं को मौका देने की कोशिश इलेक्शन में उनकी तरफ से होती है ताकि युवा आगे आए, भारत के विकास में उनका योगदान होना चाहिए। और फिलहाल तमाम जनप्रतिनिधि, तमाम मंत्री, विधायक इस नए विधानसभा भवन में मौजूद हैं और ये सौंप दिया गया है। नए विधानसभा भवन का लोकार्पण हो चुका है। इसी के साथ ही सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। होता जी, इन तस्वीरों को देखकर एक सवाल ये, क्योंकि युवाओं को मौका देने की बात हमेशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की और छत्तीसगढ़ भी अब युवा हो चला है जो खुद अपने फैसले लेगा, खुद आगे विकास की अपनी इबारत लिखेगा। अब मुझे जरा बताइए कि जो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को इस वक्त नई विधानसभा भवन की दिखा रहे हैं, इसके जरिए युवा पीढ़ी को राज्य निर्माण में कैसे जोड़ा जा सकता है, उनका कैसे योगदान लिया जा सकता है कि वो भी अब छत्तीसगढ़ को विकसित बनाने में भूमिका दिखाएं। जी हाँ, ये छत्तीसगढ़ की एक परिपाटी रही है कि स्कूल के बच्चों से लेके कॉलेज और ग्रामीण, सुदूर ग्रामीण कोंटा और उधर बात करें अगर हम अंबिकापुर के, जसपुर के, दुलदुला और काफ़ी दूर से लोगों को लाया जाता है कि वो दिखाते हैं कि देखिए आपके जनप्रतिनिधि सदन में किस तरह से आपकी बात उठाते हैं। ये बहुत कम होता है कि आम जनों को, छात्रों को आप ले आते हो और दिखाते हो। तो वो जो बच्चा, जो युवा, जो अभी राजनीति के कदम नहीं रखा है, वो जब देखता है कि सदन में किस गरिमा से अपने इलाकों की बातों को रख सकता है और मंत्री को विवश कर सकता है अनाउंस करने के लिए, विकास की घोषणाएं करने के लिए, तो उसके मन में भी होता है इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में वो भी भागीदार बने और ये प्रेरित करता है लोगों को। साथ ही देखिए, मैं एक बात कहूंगा लोकतंत्र की खूबसूरती कि बाएं तरफ पे विपक्ष बैठते हैं और दाहिने तरफ पे जो है पक्ष बैठता है, यानी कि सत्तारूढ़ दल बैठता है। और जब स्पीकर सदन में आते हैं तो सबसे पहले बाएं तरफ की अभिवादन करते हैं या अभिवादन को लेते हैं, यानी कि विपक्ष को, और उसके बाद दाहिने तरफ की तरफ देखते हैं। इसका मतलब होता है कि कोई ये ना समझे कि विपक्ष क्योंकि संख्या बल में कम है तो वो निर्णय नहीं ले सकता, उसकी कोई औकात नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं रहता। लोकतंत्र में पक्ष और विपक्ष दोनों की अहमियत रहती है। तो और दूसरी बात है कि आप सदन में बैठते हैं और मुख्यमंत्री के ऊपर नेता प्रतिपक्ष सीधे आरोप लगाते हैं, कोई भी गलत काम है, नहीं है, जो भी है, और उसी का जवाब सदन में मुख्यमंत्री जी शालीनता से देते हैं और विपक्ष के नेता उसको स्वीकार करते हैं। यही लोकतंत्र होता है। ये राजशाही में कभी नहीं होता, ये बाकी जो रहता है उस पे कभी नहीं होता, लेकिन लोकतंत्र में यही होता है। जब लोग इसी चीज को देखते हैं तो अपनी व्यवहार को भी लोग बदलते हैं, लोग शालीनता से बात को रखते हैं। हमने देखा है उत्तर प्रदेश में माइक घुमाते हुए, मारते हुए, लेकिन छत्तीसगढ़ में अगर आप गर्भगृह तक पहुंच गए, अब सब तो भूल जाइए, अगर कोई गलती से गर्भगृह में भी आ गया तो स्वमेव निलंबित होता है। ये सारी बातें लोगों को प्रेरित करता है कि वो इस लोकतंत्र के इस महासमर में वो भी आए, चुनाव लड़े और अपने इलाकों की, अपने क्षेत्र की बातों को रखे और समाधान के लिए जाएं। और छत्तीसगढ़ की विधानसभा की सबसे बड़ी बात मुझे लगती है, मुझे सौभाग्य मिला है 25 साल से विधानसभा के हर एक सत्र को कवर करने का। यहां समाधान की बातें होती है, उलझन की बातें नहीं होती। ऐसा कोई बात नहीं, अगर कभी जरूरत पड़ा है तो मैं खुद उसको साक्षी हूं, रात को 3 बजे तक विधानसभा बैठा है और चर्चा किए हैं कि क्या समाधान हो सकता है। अगर समय नहीं होता या सरकार नहीं चाहती है तो उसको गिलोटिन बोलते हैं, यानी कि कोई चर्चा नहीं होगी, विधेयक पारित हो जाएगा। सदन में आया और पारित हुआ, लेकिन छत्तीसगढ़ की विधानसभा में ऐसी आज तक कभी नहीं हुआ कि कोई गिलोटिन लाए और उसको जबरदस्ती बुलडोज करके पारित किए। नहीं, चर्चा होती है और पक्ष विपक्ष चर्चा करते हैं और सबको अधिकार है।
अगर विपक्ष चाहे बहिर्गमन कर सकते हैं। और मैं एक बात और बता दूं, विपक्ष बहिर्गमन सब जगह पे करता है, लेकिन छत्तीसगढ़ में ऐसा भी रहा है कि एक बार पक्ष वो भी विपक्ष बहिर्गमन कर लिए थे जब अजीत जोगी मुख्यमंत्री थे और उनके खिलाफ उन्होंने अनास्था का प्रस्ताव लाए थे और अविश्वास का प्रस्ताव लाए थे, तो पक्ष के ही लोग कुछ समय के लिए बहिर्गमन कर लिए थे। तो छत्तीसगढ़ में हास परिहास, वहां से कविता और शायरी सब कुछ चलता है, लेकिन गाली गलौच नहीं होता है। और ये बताता है सर कि यहाँ की राजनीति का स्तर भी अलग है। ये दिखाता है कि यहाँ पर विचारधाराओं में असमानताएं आप देख सकते हैं। यहाँ पर भले ही पक्ष विपक्ष हो, लेकिन विचार अगर हम बात करते हैं तो कुछ अलग तरह की यहाँ से तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं। छत्तीसगढ़ में सड़कों का निर्माण हो, मूलभूत सुविधाएं हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम देखें, शिक्षा के क्षेत्र में हमने इसे लगातार आगे बढ़ते हुए देखा है होता जी। और आप सोचिए जरा कि 3,999 करोड़ के बजट से ये राज्य शुरू हुआ, जो कि अब 1 लाख करीब 65,000 करोड़ का बजट इस राज्य का है। अगर मैं इन 25 सालों में छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी उपलब्धि की बात करूं तो आपको वो क्या नजर आती है? सबसे पहली बात तो जैसे मैंने कहा कि इंडस्ट्रियल पीस की बात है। दूसरे सबसे उपलब्धि अगर कहेंगे, बहुत कम धान खरीदी हुआ जब ये पहली बार धान खरीदी अजीत जोगी की सरकार ने शुरुआत की 2002 में। आज देखिए 1,65,00,000 टन धान, आदमी सोच नहीं सकता कितने शून्य लगते हैं। 1,65,00,000 टन धान यहीं पे खरीदी होती है। तो ये जो खरीदी है 20-30 हजार करोड़ का है, जो छत्तीसगढ़ के बजट का लगभग 25% इसमें लग जाता है। और इसके बावजूद भी ये क्या करता है, प्रदेश की ग्रामीण अर्थनीति को, जो रूरल इकोनॉमी है, उसको मजबूती देती है। इसीलिए आप अगर देखेंगे बीजापुर में ट्रैक्टर की खरीदी सबसे ज्यादा होती है। ग्रामीण में जो जिस तरह के पैसे आते हैं तो वो बाजार को मदद करता है, लोग खरीदारी करते हैं, लोगों के हाथ में पैसा आता है। जब किसी ने नहीं सोचा था तब छत्तीसगढ़ में 3,000 रुपया में 2,800 रुपया में धान खरीदी किया, जबकि सरकारी रेट 1,700 रुपया था और बाद में बढ़ बढ़ के अभी 3,100 रुपया हो गया है। धान खरीदी छत्तीसगढ़ जब शुरुआत किया 8 प्रति एकड़ 8 क्विंटल से 10 क्विंटल होता था, आज प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान होती है। तीसरी एक बहुत बड़ी बात है जो आज छत्तीसगढ़ को अलग दिशा ले जा रही है, यहाँ गर्मी की धान नहीं होती। सरकार कहती है कि आप उसके बजाय दलहन और तिलहन करिए। ये डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप जब होता है तो एक तरफ आपको दलहन तिलहन के लिए आप बाहरी प्रदेशों या दूसरे देशों पर आपको निर्भर होना नहीं पड़ता है, आप स्वयं उस पे होते हो, आपके पास ये सारे चीजें रहते हैं। बजट की जैसे आपने बात की, छत्तीसगढ़ इकलौता राज्य है पूरे भारत का जिसने आज तक ओवरड्राफ्ट पे नहीं गया। ओवरड्राफ्ट नहीं जाने का फायदा ये रहता है, आपका क्रेडिट स्कोर जो है, आप जो ऋण लेते हो वो बहुत अच्छा रहता है। तो आप किसी भी बैंक को जब किसी भी बैंक से आप पैसा लेते हो तो उसका बेहतरीन होता है और क्रेडिट स्कोर पे आपको ऋण जो है बड़े सस्ते में मिलते हैं, क्योंकि उनको लगता है छत्तीसगढ़ को ऋण देना है तो ये जोखिम भरा नहीं है। उस तौर पर सर तमाम जो बातें हैं वो छत्तीसगढ़ के विकास की गाथा को अपने आप में ही बताती हैं। शब्दों के माध्यम से जैसे आपने रखा कि कैसे छत्तीसगढ़ में विकास का ढांचा लगातार मजबूत हुआ है, कैसे साक्षरता दर में बढ़ोतरी हुई है। साल 2000 में 67% यहाँ पर साक्षरता दर थी, जो अब 25-26 में 75% के आसपास है। यहाँ शासकीय महाविद्यालयों की संख्या 37,000 से बढ़कर 48,000 के पास पहुंच गई है। राज्य का बजट पहले जो 3,999 करोड़ का था वो अब 1,65,000 करोड़ तक पहुंच गया है। राज्य का सकल घरेलू उत्पाद जो 2001-2002 में 25,845 करोड़ था वो 25 और 26 यानी कि आज के समय में 6,39,918 करोड़ अनुमानित पहुंच गया है। तो ये छत्तीसगढ़ की विकास की गाथा को बताता है कि इन 25 सालों में नक्सलवाद का दंश झेलने वाला छत्तीसगढ़ अब कैसे आगे बढ़ता जा रहा है और उसमें कैसी भूमिका रही है
छत्तीसगढ़ की सरकारों की भी और यहाँ के आम लोगों की भी। होता जी बने रहिएगा, आगे भी आपसे बात करेंगे। रजत महोत्सव छत्तीसगढ़ मना रहा है। फिलहाल ये 5 तस्वीरें आपके सामने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत, इसी के साथ ही नए विधानसभा भवन की सौगात भी मिल चुकी है और ये बहुत खूबसूरत तस्वीरें जिसमें आपको पक्ष और विपक्ष एक साथ एक ही जगह पर नजर आ रहे हैं। सत्य साई हॉस्पिटल में पीएम मोदी पहुंचे जब उन्होंने बातचीत की तमाम उन बच्चों से जिनके दिल का सफल ऑपरेशन हुआ है। सीधी तस्वीरें इस वक्त आपके सामने है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देखिए आज 6 घंटे करीब पीएम मोदी यहां पर बिताने वाले हैं। नवीन भवन का उद्घाटन कार्यक्रम विधानसभा का और अब से थोड़ी ही देर बाद प्रधानमंत्री का संबोधन भी यहां पर शुरू होने जा रहा है। छत्तीसगढ़ धान का कटोरा जहां प्रचुर संसाधन खनिज के नजर आते हैं। उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण जो एक साथ हुआ और आज छत्तीसगढ़ को अगर आप देखेंगे तो बहुत बदलता हुआ दिखाई आपको ये राज्य देगा। पीएम मोदी और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हालांकि यहां पहुंच चुके हैं। कार्यक्रमों की शुरुआत भी हो गई है लेकिन राज्योत्सव स्थल की तैयारियों का जायजा भी हमारे छत्तीसगढ़ सेटर आदित्य नामदेव जी ने लिया है। उसकी भी एक रिपोर्ट देखिए। हम सब के लिए बेहद गर्व का क्षण, बेहद गौरव का क्षण, छत्तीसगढ़ अपनी रजत जयंती मना रहा है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये पब्लिक के लिए बैठने की पूरी व्यवस्था की गई है। तकरीबन 1 लाख लोगों के बैठने की व्यवस्था यहाँ पर की जा रही है और निश्चित तौर पर देखिए बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। सराउंडिंग देखिए कितने सारे डोम बनाए गए हैं ताकि जो भी यहाँ पर आए वो यहाँ पर बैठकर नरेंद्र मोदी जब मंच से भाषण देंगे, मंच से संबोधित करेंगे छत्तीसगढ़ की जनता को, तो निश्चित तौर पर सब सुन सकें। वो तमाम व्यवस्था यहाँ पर दी गई। बीच में LEDs भी लगाई गई है ताकि अगर दूर से किसी को ना दिखे तो वो LED के थ्रू देख सके। बहुत भव्यता के साथ पंडाल को सजाया गया, आप चारों तरफ से देख सकते हैं और कुछ ही देर बाद यहाँ पर कार्यक्रम शुरू होगा। एक बार मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा एक बार मंच की भी तस्वीर आपको दिखाया कि मंच देखिए, मंच की जो तस्वीरें हैं, छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव इस मंच का नाम है और देखिए मंच को भव्यता के साथ सजाया गया है। काफ़ी बड़ी LED आपको नज़र आ रही होगी और सुरक्षा अधिकारी धमतरी कलेक्टर अविनाश मिश्रा भी नज़र आ रहे हैं यहाँ पर। सबकी अलग अलग ड्यूटी लगी, सब जो हैं वो मंच पर नज़र आ रहे हैं। नगर निगम कमिश्नर बिलासपुर हैं अमित, वो भी नज़र आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर देखिए पूरी तरह से मंच सज चुका है और तैयारी हो चुकी है पूरी और थोड़ी देर बाद ये कार्यक्रम शुरू होगा जब इस मंच के साक्षी बनेंगे खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उसके पहले देखिए एक रंगोली भी आपको मैं दिखाना चाहूँगा। रंगोली देखिए उनकी बन रही है, उनकी फ़ोटो वहाँ पर बनाई जा रही है और छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव नाम दिया गया है, छत्तीसगढ़ राज्योत्सव नाम दिया गया है और उनकी फ़ोटो के साथ उनकी कलाकृति ने रंगोली के माध्यम से कलाकार बना रहे हैं। कुल मिलाकर देखिए भव्य स्वागत की तैयारी है नरेंद्र मोदी की, भव्य स्वागत की तैयारी है। भव्य स्वागत करने के लिए छत्तीसगढ़ आतुर है। राज्योत्सव स्थल से सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। कैमरा पर्सन धनेश के साथ राज्योत्सव स्थल नवा रायपुर से आदित्य नामदेव। तो कुछ समय पहले की रिपोर्ट आपने देखी थी जब पीएम मोदी के स्वागत की यहाँ पर तैयारियां हो रही थी। फिलहाल ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आपके सामने कार्यक्रम स्थल से शुरू हो चुका है ये सिलसिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इसके साथ ही तमाम जो गणमान्य हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, वो मंच पर आसीन हो चुके हैं। स्वागत की बेला को आगे बढ़ाया जा रहा है। देखिए आप, नेता प्रतिपक्ष, आइए जोरदार तालियों से स्वागत करें एक बार पुनः। अब रायपुर के माननीय सांसद श्री बृजमोहन अग्रवाल जी माननीय प्रधानमंत्री जी को बुके भेंट करेंगे। श्रद्धा एवं सम्मान का अथाह सागर मानो आज यहाँ उमड़ आया हो। और अब छत्तीसगढ़ विधानसभा के माननीय अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह जी नवनिर्मित छत्तीसगढ़ विधानसभा भवन का एक प्रतिरूप माननीय प्रधानमंत्री जी को भेंट करते हुए। तालियों का उद्घोष रुकना नहीं चाहिए देवी और सज्जनों। पिछले 25 वर्षों की संसदीय यात्रा में छत्तीसगढ़ विधानसभा ने संसदीय परंपराओं की गरिमा में पालन की दिशा में पेश किया है। अपना आसन ग्रहण करें माननीय प्रधानमंत्री महोदय। अन्य सभी गणमान्य विभूतियों से आग्रह। आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह 2003 से वर्तमान तक विधानसभा की इस गौरवशाली यात्रा से अनवरत जुड़े रहे हैं। माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी से निवेदन, कृपया स्वागत संबोधन के लिए पधारें मान्यवर। आज का यह गौरवशाली क्षण
यह ऐतिहासिक अवसर जब नवीन विधानसभा भवन के लोकार्पण पे माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन हुआ और अभी नए भवन के लोकार्पण के बीच आप सबके बीच उपस्थित है। मैं छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ जनता की ओर से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का स्वागत करता हूं। दोनों हाथ उठा के ताली बजा के। इस आयोजन में प्रधानमंत्री जी के साथ हमारी माननीय राज्यपाल महोदय रमन डेका जी, मैं उनका स्वागत करता हूं। दिल्ली से चल के लोकसभा के स्पीकर श्री ओम बिरला जी यहाँ आए हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं आप सबकी ओर से। माननीय केंद्रीय मंत्री तोखन साहू जी, उनका स्वागत करता हूं। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत जी, अरुण साहू जी उप मुख्यमंत्री, विजय शर्मा जी उप मुख्यमंत्री, केदार कश्यप जी संसदीय कार्य मंत्री, ब्रिजमोहन अग्रवाल जी सांसद, आज छत्तीसगढ़ के कोने कोने से आए हुए हमारे सभी विधायक साथी, जनप्रतिनिधिगण, प्रबुद्धजन, अतिथिगण, मैं आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। एक बार नारा थोड़ा जोर से लगाएंगे, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़िया, छत्तीसगढ़िया। आज यह मंच, यह भवन, यह भूमि अभूतपूर्व अवसर का साक्षी है। यह अवसर है ऐसे व्यक्तित्व का स्वागत का जिन्होंने देश का मान सम्मान और गौरव बढ़ाया। ऐसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज हमारे बीच उपस्थित हैं। आप सबका स्वागत और अभिनंदन। मोदी जी जिन्होंने इस लंबी यात्रा में हिंदुस्तान के अंदर 500 साल से जो समस्या थी और वो समस्या का निराकरण, करोड़ों लोगों की भावनाओं का सम्मान किया, ऐसे प्रधानमंत्री जी का हम स्वागत करते हैं जिन्होंने अयोध्या में भव्य राम जन्मभूमि का मंदिर का निर्माण किया। ऐसे प्रधानमंत्री जी का स्वागत करते हैं जिन्होंने कश्मीर से 370 हटाने का साहस दिखाया। इस देश के अंदर देश से और छत्तीसगढ़ से कई दशकों से जो समस्या पूरे देश जल रहा था, उस नक्सलवाद से मुक्त कराने वाले प्रधानमंत्री का स्वागत करता हूं। गरीबों के जीवन में परिवर्तन लाने वाले 12 करोड़ शौचालय बनाकर स्वच्छता के अलख जगाने वाले प्रधानमंत्री का मैं स्वागत करता हूं आप सबकी ओर से। 80 करोड़ देशवासियों के भोजन की चिंता करने वाले प्रधानमंत्री का मैं स्वागत करता हूं। 55 करोड़ से अधिक लोगों के जनधन खाते खोलने वाले प्रधानमंत्री जी का स्वागत करता हूं। तालियों के साथ स्वागत करिए। ये अद्भुत अवसर आपको मिला है। प्रधानमंत्री जी ने 4 करोड़ आवास निर्माण कर गरीबों के जीवन में परिवर्तन लाया है। 77 करोड़ देशवासियों के जीवन में आयुष्मान भारत लाके 10 लाख तक के मुफ्त इलाज की योजना करने वाले प्रधानमंत्री जी आज हमारे बीच हैं। जिन्होंने 25 करोड़ गरीबी लोगों को गरीबी से नीचे से गरीबी के ऊपर उठाने वाले प्रधानमंत्री जी आज हमारे बीच हैं। माँ भारती के सपूत, हम भारतीयों के गौरव और हमारे ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने इस विधानसभा में स्वागत आप सबने किया। एक बार फिर दोनों हाथ उठा के ताली बजा के आपका स्वागत होना चाहिए। मेरे भाइयों और बहनों, यह कोई साधारण दिन नहीं है, बल्कि ऐसा अवसर है इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षर में अंकित रहेगा। हमारे छत्तीसगढ़ को हमेशा हमेशा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का स्नेह मिलता रहा, सम्मान मिलता रहा। आज मैं याद कर रहा हूँ 25 साल पहले आज ही के दिन माननीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी ने छत्तीसगढ़ का निर्माण किया था। और छत्तीसगढ़ के निर्माण के बाद अब छत्तीसगढ़ 25 साल का जवान हो चुका है। छत्तीसगढ़ तेजी के विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है।
निर्माण से लेकर जवान तक, विकास से लेकर विधान तक प्रधानमंत्री जी ने इस छत्तीसगढ़ को सजाने संवारने में हम सबका मार्गदर्शन दिया। आज का दिन इसलिए विशेष है कि लोकसभा के स्पीकर जी भी मौजूद हैं। लोकसभा का नए लोकसभा भवन का लोकार्पण करके प्रधानमंत्री जी और स्पीकर साहब आए हैं और ये ऐसा अवसर है कि छत्तीसगढ़ के विधानसभा का भी लोकार्पण उनके हाथ में हो रहा है। ये लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन, उनके विचार का समावेश होगा। जैसे ही हम इस परिसर में प्रवेश किए, एक महत्वाकांक्षी योजना एक पेड़ मां के नाम पौधा का रोपण हमने सबने किया, प्रधानमंत्री जी ने किया। ये विधानसभा का जो भवन बना है 80% स्वदेशी मटेरियल से बना है। यहाँ का फर्नीचर जिसमें आप बैठे थे वो बस्तर के सागौन का फर्नीचर है। यहाँ का स्टील, यहाँ का सीमेंट, यहाँ का रेत, यहाँ की मिट्टी, यहाँ के मजदूरों का परिश्रम, ये सब छत्तीसगढ़ के लोगों ने किया और ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जो आने वाले 100 साल के लिए पर्याप्त होगा छत्तीसगढ़ के लिए। या हरित भवन है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, सोलर ऊर्जा से ये प्रकाशित है। विधानसभा की एक एक ईंट में छत्तीसगढ़ की पहचान है। यदि विधानसभा में जाकर देखें तो सदन के ऊपर धान का कटोरा और धान की बाली है, यानी धान का छाव है। आदिवासी संस्कृति और छत्तीसगढ़ का गांव है। यह भवन न केवल भव्य और विशाल है बल्कि 23,000 पेड़ लगा के हरियाली का ये मिसाल है। छत्तीसगढ़ के विधानसभा 25 साल की यात्रा राजकुमार कॉलेज से चल के निश्चित रूप से हम 25 साल तक रिसर्च इंस्टीट्यूट में विधानसभा का संचालन होता रहा। आज हम इस नए विधानसभा में पहुंचे हैं। छत्तीसगढ़ की विधानसभा का मैं प्रधानमंत्री जी को 1 मिनट में बताना चाहूँगा, गौरवशाली 25 साल रहा है, जहाँ 3 महामहिम राष्ट्रपतियों ने संबोधन किया, 5 लोकसभा के स्पीकर अध्यक्ष का मार्गदर्शन मिला। मुझे लगता है कि ये सब अवसर हम सबको मिला और जो आज नया रायपुर आप देख रहे हैं, नया विधानसभा देख रहे हैं, ये विज़न, ये सोच, ये विचार और यहाँ के नए रायपुर में 1 घंटा तक प्रधानमंत्री जी ने पूरे रायपुर को घूमकर जो सुझाव दिए थे, मैं कहता हूँ कि उसके ग्रीन कॉरिडोर 22 किलोमीटर की हरियाली, ये प्रधानमंत्री जी का ही सुझाव था कि 3 लेयर में पेड़ लगाया जाए। और आज भी प्रधानमंत्री जी ने सुझाव दिए कि नया विधानसभा कैसे बेहतर होगा। मैं उनको आश्वस्त करता हूँ कि उनके मार्गदर्शन में जो उन्होंने हम सबको मार्गदर्शन दिया, छत्तीसगढ़ का विधानसभा न केवल ग्रीन रहेगा बल्कि छत्तीसगढ़ के मान सम्मान गौरव को बढ़ाएगा। आम आदमी के जीवन में परिवर्तन का ये स्थान आप सबकी उपस्थिति में आज इसका लोकार्पण हुआ है। मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान। तो चलिए, आप देख रहे थे कि प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर छत्तीसगढ़ का जो विधानसभा भवन है, जिसे ग्रीन भवन कहा गया है, यानी ये वर्तमान एनर्जी आवश्यकताओं के अनुरूप बना है, कम से कम बिजली की खपत और जिसे आप कहते हैं पर्यावरण मित्र भवन, इसकी बहुत ज़रूरत है। और प्रधानमंत्री का 6 घंटे का प्रवास बहुत ही महत्वपूर्ण। अब विष्णुदेव साय जी, मुख्यमंत्री हम लोगों के छत्तीसगढ़, बीच में विराजमान है। मैं चाहूंगा कि पहले जोर का जयकारा हो जाए। बोले भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। आज का ये दिन प्रभु श्री राम का ननिहाल और माता कौशल्या का मैके छत्तीसगढ़ के लिए बड़ा ही ऐतिहासिक दिन है। आज का ये दिन
छत्तीसगढ़ के इतिहास में स्वर्णाक्षरों से लिखा जाएगा, क्योंकि आज सवेरे से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हम लोगों के बीच में हैं। मैं उनका सबसे पहले छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ जनता के तरफ से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आप सब लोगों से भी आग्रह है कि एक बार करतल ध्वनि से उनका स्वागत करें। और आज सौभाग्य का विषय है कि आज इस नवनिर्मित भव्य विधानसभा भवन के लोकार्पण कार्यक्रम में हम लोगों के बीच मंच में विराजमान है हमारे प्रदेश के आदरणीय गवर्नर साहब श्री रमन डेका जी, लोकसभा के स्पीकर आदरणीय ओम बिरला जी, हमारे छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी, हमारे दोनों डिप्टी सीएम श्री अरुण साव जी, श्री विजय शर्मा जी, केंद्रीय राज्य मंत्री श्री तोखन साहू जी, नेता प्रतिपक्ष श्री चरणदास महंत जी, हमारे संसदीय कार्य मंत्री केदार कश्यप जी, हमारे रायपुर के सांसद ब्रिजमोहन अग्रवाल जी, सभी उपस्थित हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। और आज के इस अवसर में हमारे सभी मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण और हमारे नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायती राज के प्रतिनिधि भी उपस्थित हैं, संभ्रांत नागरिक बंधुगण भी उपस्थित हैं, हमारे अधिकारी भी उपस्थित हैं, उनका भी मैं आज की इस अवसर में हृदय से अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज हम लोगों का सौभाग्य है कि आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, जिनके विषय में आदरणीय डॉक्टर साहब ने कहा, ऐसा शख्स जो एक नए भारत का निर्माण कर रहे हैं, जो आर्थिक दृष्टि से अपने 3 साल के कार्यकाल में 11वें स्थान से 4थे स्थान पर अपने देश को लाके खड़ा किए हैं और एक ऐसा नया भारत का निर्माण कर रहे हैं जो छेड़ता नहीं है, लेकिन अगर कोई छेड़ता है तो उसको छोड़ता भी नहीं है, दुश्मनों को घर में घुसकर मारता है। ऐसे नए भारत का निर्माण हमारे आदरणीय मोदी जी कर रहे हैं और ऑपरेशन सिंदूर करके पूरे विश्व में भारत का मान और सम्मान बढ़ाया है। आज छत्तीसगढ़ का सौभाग्य है कि ऐसे शख्स हम लोगों के बीच में हैं और आज उनके करकमलों से हमारा ये भव्य विधानसभा भवन लोकार्पण हुआ है। और इसके लिए मैं अपने मंत्री, विधायकगण और अधिकारीगण और समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को भी बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा, धन्यवाद देना चाहूँगा। और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को बताना चाहूँगा कि हमारे छत्तीसगढ़ विधानसभा का एक गौरवशाली इतिहास है। विधानसभा का भी ये रजत जयंती वर्ष है और ये 25 वर्षों में अनेक कीर्तिमान हमारा ये विधानसभा अर्जित किया है। और इसमें अभी तक पूर्व राष्ट्रपति आदरणीय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम से लेकर वर्तमान राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, उनका भी हमारे विधानसभा को मार्गदर्शन मिला है। और कई नए हम लोग यहाँ पर रूल बनाए हैं जिसका अन्य विधानसभा भी अनुसरण करते हैं। और कोई व्यक्ति अगर बेल में चला जाता है तो स्वतः वह निलंबित हो जाता है। ऐसा हमारे ये छत्तीसगढ़ विधानसभा समृद्धशाली है। और डॉक्टर रमन सिंह जी, जिनको एक लंबा संसदीय ज्ञान है, उनके अनुभव का लाभ भी हमारे प्रदेश को मिल रहा है। और जब ये 2023 का विधानसभा चुनाव संपन्न हुआ और आपके आशीर्वाद से यहाँ पर आधे से ज़्यादा नए विधायक चुनकर आए, तो उन्होंने सबसे पहले नए विधायकों के लिए यहाँ पर कार्यशाला का आयोजन किया, जिसका बहुत लाभ हमारे नए विधायकों को हो रहा है। और ये विधानसभा जनता और सरकार के बीच एक
सेतु का काम कर रहा है और हम लोग इसे लोकतंत्र के मंदिर की परंपरा को और आगे बढ़ाते रहेंगे आप लोगों के आपके आशीर्वाद से। और आप की जो मोदी की गारंटी है उसको भी हम लोग 21-22 महीने के कम समय में ही पूरा करने का प्रयास किए हैं। और इस प्रदेश को श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बनाया है, आज उनको भी नमन करते हैं। उन्होंने बनाया है इस प्रदेश को, लेकिन संवारने का काम आप कर रहे हैं और आगे भी संवारते रहेंगे। आपने 21-22 महीने में हमारे प्रदेश के लिए हम लोग जितना चाहे हैं उससे भी ज़्यादा दिए हैं। आगे भी छत्तीसगढ़ के लिए आपका आशीर्वाद ऐसे ही मिलता रहेगा। और मैं आप व्यस्तम समय में से आज हमारे छत्तीसगढ़ के लिए समय निकाल कर आए हैं और सवेरे से लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं। ये तीसरा कार्यक्रम है और 2 कार्यक्रम और है, लंच का भी समय नहीं है। तो ऐसा हम लोगों के ऊपर आपका आशीर्वाद है, इसी तरह से आशीर्वाद बना के रखेंगे। आपका मैं फिर से छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ जनता की तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन स्वागत करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रखर शीर्ष नेतृत्व में हमारा युवा छत्तीसगढ़ अपनी सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक धरोहर को संजोते हुए विकसित भारत के निर्माण में पावर हाउस की भूमिका अदा करने की ओर अग्रसर है। अब मैं माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी से विनम्र निवेदन करता हूं, कृपया अपने संबोधन के लिए पधारें। जय जोहर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के नए भवन के लोकार्पण के इस पावन अवसर पर छत्तीसगढ़ की जनता और यहाँ के जनप्रतिनिधियों को हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। राज्य की स्थापना की रजत जयंती के अवसर पर देश के यशस्वी और लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से इस विधानसभा का भवन का लोकार्पण हो रहा है। ये क्षण हम सबके लिए गौरव का क्षण है। माननीय प्रधानमंत्री जी सदैव लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति उनकी गहरी आस्था रही है। मुझे विश्वास है राज्य की समृद्ध लोक संस्कृति से सिंचित एवं आधुनिक तकनीकी एवं विशिष्ट वास्तु से निर्मित इस विधानसभा भवन में जो निर्णय लिए जाएंगे उससे राज्य की समृद्धि खुशहाली के नए आयाम स्थापित होंगे और राज्य में व्यापक सामाजिक आर्थिक परिवर्तन के भी नए आयाम स्थापित होंगे। हमारी लोकतांत्रिक संस्थाएं जन आस्था एवं विश्वास का केंद्र होती है। विधानसभा में होने वाली चर्चा, विधेयकों पर चर्चा, सार्वजनिक मुद्दों पर चर्चा वहाँ के नागरिकों की अपेक्षाओं और आकांक्षाओं को पूरा करती है। छत्तीसगढ़ विधानसभा ने हमेशा मर्यादा, संवाद और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की उच्च परंपराएं स्थापित की है। मुझे आशा है नए विधानसभा का भवन इन उच्च परंपराओं को और मजबूत देगा। मेरी शुभकामना है कि ये नया विधानसभा का भवन लोकतांत्रिक आदर्शों का केंद्र बने, लोक सेवा की भावनाओं को और मजबूत करे और आत्मनिर्भर एवं विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि की ओर ऊर्जा से और कठिन मेहनत से काम करे। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान। देवी और सज्जनों, हमारे संविधान को देश का स्वाभिमान मानने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी के ओजस्वी नेतृत्व में भारत अपने लोकतांत्रिक आदर्शों की ध्वजा को विश्व पटल पर ऊंचा और ऊंचा स्थापित कर रहा है। मान्यवर, याद आता है 26 सितंबर 2021 का वो दिन, रविवार, कोविड महामारी का वो कालखंड जब आप अपनी 4 दिनों की व्यस्त अमेरिका यात्रा के दौरान लगभग 65 घंटे के अमेरिकी प्रवास में 20 महत्वपूर्ण बैठकों में शामिल होने के बाद
तकरीबन 15 घंटे की हवाई यात्रा पूरी कर स्वदेश वापस लौटे। उसी दिन शाम लगभग 8:45 बजे आपने निर्माणाधीन संसद भवन का अचानक दौरा किया। सफेद हेलमेट पहने भारी मलबे के बीच तंग रास्तों से गुजरते हुए आपने कुशल शिल्पी की भांति आकार लेते नए संसद भवन का जायजा लिया, श्रमजीवियों का हौसला बढ़ाया। ऐसी अनुपम देश सेवा, ऐसा अद्भुत कर्मयोग जो हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा कर जाता है। राष्ट्र सर्वोपरि के इन्हीं आदर्शों को प्रतिबिंबित करता छत्तीसगढ़ का नवनिर्मित विधानसभा भवन, माननीय प्रधानमंत्री जी से करबद्धाग्रह रिमोट का बटन दबाकर इसका लोकार्पण करें। माननीय प्रधानमंत्री महोदय। बहुत बहुत आभार महोदय। पट्टिका अनावरण के साथ ही नए छत्तीसगढ़ विधानसभा भवन का लोकार्पण संपन्न हुआ। आइए देखते हैं छत्तीसगढ़ विधानसभा की विगत 25 वर्षों की गौरवशाली यात्रा की कुछ झलकियां इस लघु फिल्म के माध्यम से। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत, उसकी सबसे सशक्त अभिव्यक्ति है लोकसभा और विधानसभा। आज 1 नवंबर 2025 मां शबरी की तपोभूमि और गुरु घासीदास जी की जन्मस्थली छत्तीसगढ़ के रजत जयंती उत्सव का ऐतिहासिक दिन है, जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी छत्तीसगढ़ विधानसभा के नए भव्य और आधुनिक भवन का लोकार्पण कर रहे हैं। लेकिन ये केवल तो ये हम छत्तीसगढ़ पर देख रहे हैं एक डॉक्यूमेंट्री, एक ऐसा राज्य जो 25 साल की उम्र रखता है। आप और हम जो 25 साल के हैं, 25 साल के होने वाले हैं या 25 साल को पार कर चुके हैं, वो जानते हैं कि ये समय कैसा होता है। ऊर्जा से भरा हुआ, शक्ति से भरा हुआ, उम्मीदों से भविष्य में झांकता हुआ। ठीक वैसा ही छत्तीसगढ़ है इस समय, बिल्कुल ऐसा। उम्मीदों से भरा हुआ, मुट्ठियां तनी हुई हैं, आंखें भविष्य में झांक रही हैं और मन और तन शक्ति से भरे हुए हैं। छत्तीसगढ़ एक ऐसा प्रदेश, एक ऐसा राज्य जिसे जानना समझना हो तो छत्तीसगढ़ जाए बिना आप नहीं समझ पाएंगे उसे। एक ऐसा प्रदेश जो हरियाली से भरा है, जहां के जंगल, खासतौर से बस्तर, अभी भी आपको एक ऐसी दुनिया में ले जाएगा जिस दुनिया को शायद आपने ठीक से देखा और समझा अब तक ना हो। छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है। छत्तीसगढ़ कला, संस्कृति और लोक नृत्यों की धड़कन से भरा हुआ है। छत्तीसगढ़ एक ऐसा प्रदेश है जहां बहुत सारी विविधताएं हैं। 25 से ज्यादा भाजी होती हैं वहां, जिसे बड़े चाव से और शौक से खाया जाता है। और ये तथ्य भी जिन्हें नहीं पता है वो अच्छे से समझ लें कि छत्तीसगढ़ की महिलाएं, वहाँ की नारी शक्ति, वहाँ की शक्ति सबसे अधिक परिश्रम करने वाली महिला शक्ति में से एक है। खेतों में आप देखेंगे तो हरियाली के बीच महिला शक्ति का ये प्रयास आपको जगह जगह से झांकता हुआ नजर आएगा। महिलाएं हाथ में हंसिया लिए हुए, खुरपी लिए हुए, खेत को माँ धरती के सामने जैसे वो आचमन कर रही हो कि माँ हमें शक्ति देना, माँ हमारे प्रदेश को हरितमा से आच्छादित रखना। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट हैं होता सर, उनको प्रणाम कर रहा हूँ। बहुत कुछ सीखने का अवसर उनसे मिलता है। सर, एक कब जर्नलिस्ट के तौर पर 2000 में मैं भी छत्तीसगढ़ में था और मेरे सीनियर्स ने कहा था कि बहुत बड़ा अवसर है शरद तुम्हारे लिए, तुम एक राज्य के गठन को देख रहे हो। तो मैं अपनी आंखें खुली रखकर छत्तीसगढ़ में था और 5 दिन रहा मैं रायपुर में, और मैंने एक अद्भुत मंजर देखा। एक बहुत शांत, प्यारा सा, सुंदर सा राज्य, क्योंकि मेरा ये पहला रायपुर प्रवास था और मैं मुग्ध हो गया था छत्तीसगढ़ पर, उसकी विविधता पर, क्योंकि उसके पहले तो लाल परेड मैदान भोपाल की परेड में ही मैंने छत्तीसगढ़ को देखा था। लेकिन जो छत्तीसगढ़ है आपका, हमारा, हम सब का अद्भुत है। सर, एक छोटा कमेंट आपका। जी
देखिए, मैं जब दिल्ली से छत्तीसगढ़ पहुंचा, आप जानते हैं तब आप यूएनआई में थे और मैं पीटीआई में था। और मैं जब यहाँ पे दिल्ली से ट्रांसफर होके यहाँ पे आया स्टेट हेड होके, मैं यहाँ पे जब पहुंचा तो मैं पहला दिन का मेरा मंजर ये था कि मुझे 8:30 बजे 10 बजे तक मैंने काम किया और खाना खाने गया तो देखा पूरा शहर बंद था। मैं बोला ऐसा क्या हो गया जो सब कुछ बंद है और कुछ नहीं हो पा रहा है, खाना क्यों नहीं है। मैं एक पुलिस वाले को मिला, वो बोले कि भाई 8:30 बजे यहाँ सब बंद हो जाता है, दुकान बाजार सब। लेकिन आज देखिए 25 साल में रात भर रेस्टोरेंट खुले रहते हैं और कानून व्यवस्था इतनी बेहतर है, इतनी बेहतर मैं कहूंगा कि लोग बड़े आराम से रात को भी, आधी रात को भी खाना खाने आप रेस्टोरेंट जा सकते हैं या आपके पास खाना आ सकता है। ये छत्तीसगढ़ की एक बड़ी परिवर्तन है। दूसरी बात है, मैं जब आया तो धूल भरी शहर, धूल भरी मिट्टी, इसको रायपुर नहीं कह के कुछ लोगों ने उसको धूलपुर कहने लगे। आज देखिए चमचमाती सड़क, जिस तरह से यहाँ पे हरियाली, और नया राजधानी छोड़ दीजिए, पुरानी राजधानी भी ड्रेनेज की सिस्टम है, सड़क की सिस्टम है। मैं सर जी आपको आज कह सकता हूं 2001 में मैं जिस घर पे रहता था गायत्री नगर में, बारिश हुई और फ्लड, इतनी बारिश हुई कि मेरे जो गाड़ी था, ऑल्टो था मेरे पास उस वक्त, और पूरा ऑल्टो डूब गया। मेरे बेडरूम में 3 फीट की पानी थी। आप सोचिए इंफ्रास्ट्रक्चर यही थी 2000 में। लेकिन आज अगर हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ की तो एक अलग छत्तीसगढ़ है, लोग इसको यकीन नहीं कर पाते। अगर हम 2000 की बात करें शरद जी, पहला विधानसभा मैं जब कवर करने गया, एक टेंट लगभग कहा जाएगा राजकुमार कॉलेज में उसको हुआ था और सब कुछ मेक शिफ्ट था, जो जिस तरह से कार्डबोर्ड लगा के उसको बनाया गया था। और आज हम देख रहे हैं भव्यता की, शायद देश में इस तरह की भव्य विधानसभा शायद ही कहीं हो। जी सर। बिल्कुल सर। और 2 छोटे छोटे उदाहरण छत्तीसगढ़ के लोगों की सरलता के मैं आपके साथ बांटता हूं। करीब, चलिए प्रधानमंत्री जी आए, फिर हम आगे बढ़ाएंगे इस बात को। प्रधानमंत्री क्या कुछ कह रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, सुनते हैं। बिरला जी, छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष मेरे मित्र रमन सिंह जी, प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी, केंद्र सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री तोखन साहू जी, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी, अरुण साहू जी, राज्य विधानसभा में मैं नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत जी, उपस्थित अन्य मंत्रीगण, जनप्रतिनिधिगण और मौजूद देवी और सज्जनों, छत्तीसगढ़ की विकास यात्रा के लिए आज का दिन एक स्वर्णिम शुरुआत का दिन है और मेरे लिए व्यक्तिगत तौर पर ये बहुत ही सुखद दिन है, अहम दिन है। मेरा बीते कई दशकों से इस भूमि से बहुत आत्मीय नाता रहा है। एक कार्यकर्ता के रूप में मैंने छत्तीसगढ़ में बहुत समय बिताया। यहां से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। मेरे जीवन को गढ़ने में यहां की भूमिका बहुत बड़ा आशीर्वाद रहा है। छत्तीसगढ़ की परिकल्पना, इसके निर्माण का संकल्प और फिर उस संकल्प की सिद्धि, हर एक क्षण पर मैं छत्तीसगढ़ के परिवर्तन का साक्षी रहा हूं। और आज जब छत्तीसगढ़ 25 वर्षों की यात्रा के अहम पड़ाव पर पहुंचा है, तो मुझे इस क्षण का भी सहभागी बनने का अवसर मिला है। आज
इस रजत जयंती के उत्सव पर मुझे राज्य के लोगों के लिए इस नई विधानसभा के लोकार्पण करने का सौभाग्य मिला है। मैं छत्तीसगढ़ के लोगों को, राज्य सरकार को इस अवसर पर अपनी शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। साथियों, 2025 का ये वर्ष भारतीय गणतंत्र का अमृत वर्ष भी है। 75 वर्ष पहले भारत ने अपना संविधान देशवासियों को समर्पित किया था। ऐसे में आज इस ऐतिहासिक अवसर पर मैं इस अंचल से संविधान सभा के सदस्य रहे रविशंकर शुक्ल जी, बैरिस्टर ठाकुर छेदीलाल जी, घनश्याम सिंह गुप्त जी, किशोरी मोहन त्रिपाठी जी, राम प्रसाद पोटाई जी और रघुराज सिंह जैसे मनीषियों का स्मरण करते हुए उन्हें अपनी श्रद्धांजलि देता हूं। तब के काफी पिछड़े रहे इस क्षेत्र से दिल्ली पहुंचकर इन विभूतियों ने बाबा साहब के नेतृत्व में संविधान के बनने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। साथियों, आज का दिन छत्तीसगढ़ के इतिहास का स्वर्णिम अध्याय बनकर चमक रहा है। आज जब हम इस भव्य और आधुनिक विधानसभा भवन का लोकार्पण कर रहे हैं तो ये केवल एक इमारत का समारोह नहीं बल्कि 25 वर्षों की जन आकांक्षा, जन संघर्ष और जन गौरव का उत्सव बन गया है। आज छत्तीसगढ़ अपने स्वप्न के नए शिखर पर खड़ा है और इस गौरवशाली क्षण में मैं उन महापुरुष को नमन करता हूं जिनकी दूरदृष्टि और करुणा ने इस राज्य की स्थापना की। वो महापुरुष हैं भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी। साथियों, साल 2000 में जब अटल जी ने छत्तीसगढ़ राज्य का गठन किया तो वो निर्णय केवल प्रशासनिक नहीं था, वो निर्णय था विकास की नई राह खोलने का और वो निर्णय था छत्तीसगढ़ की आत्मा को पहचान दिलाने का। इसलिए आज जब इस भव्य विधानसभा के साथ साथ अटल जी की प्रतिमा का भी अनावरण हुआ है तो मन कह उठता है, मेरे भाव व्यक्त हो रहे हैं। अटल जी जहां भी हो, अटल जी देखिए आपका सपना साकार हो रहा है। आपका बनाया हुआ छत्तीसगढ़ आज आत्मविश्वास से भरा है, विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। साथियों, छत्तीसगढ़ विधानसभा का इतिहास अपने आप में प्रेरणा स्रोत है। 2000 में जब इस सुंदर राज्य की स्थापना हुई तो पहली विधानसभा की बैठक
राजकुमार कॉलेज रायपुर के जशपुर हॉल में हुई थी। वो समय सीमित संसाधनों का तो था, लेकिन असीम सपनों का था। तब केवल एक भावना थी कि हम अपने भाग्य को और तेजी से उज्जवल बनाएंगे। बाद में विधानसभा का जो भवन तैयार हुआ, वो भी पहले किसी दूसरे विभाग का परिसर था। वहीं से छत्तीसगढ़ में लोकतंत्र की यात्रा नई ऊर्जा के साथ प्रारंभ हुई और आज 25 वर्षों के बाद वही लोकतंत्र, वही जनता एक आधुनिक, डिजिटल और आत्मनिर्भर विधानसभा के भवन का उद्घाटन कर रही है। साथियों, यह भवन लोकतंत्र का तीर्थ स्थल है। इसका हर स्तंभ पारदर्शिता का प्रतीक है। इसका हर गलियारा जवाबदेही की याद दिलाता है और इसका हर कक्ष जनता की आवाज का प्रतिबिंब है। यहां लिए गए निर्णय दशकों तक छत्तीसगढ़ के भाग्य को दिशा देंगे और यहां कहा हर एक शब्द छत्तीसगढ़ के अतीत, इसके वर्तमान का और इसके भविष्य का महत्वपूर्ण हिस्सा होगा। मुझे विश्वास है ये भवन आने वाले दशकों के लिए छत्तीसगढ़ की नीति, नियति और नीतिकारों का केंद्र बनेगा। साथियों, आज पूरा देश विरासत और विकास को साथ लेकर चल रहा है और ये भावना सरकार की हर नीति, हर निर्णय में भी दिखती है। आज देश की संसद को हमारा पवित्र सेंगोल प्रेरणा देता है। नई संसद की नई गैलरियां पूरी दुनिया को भारत के लोकतंत्र की प्राचीनता से जोड़ती है। संसद परिसर में लगी प्रतिमाएं पूरे विश्व को ये बताती हैं कि भारत में लोकतंत्र की जड़ कितनी गहरी है। साथियों, मुझे प्रसन्नता है कि भारत की यही सोच, यही भावना छत्तीसगढ़ के इस नए विधानसभा में भी झलकती है। साथियों, छत्तीसगढ़ का नया विधानसभा परिसर राज्य की समृद्ध संस्कृति का प्रतिबिंब है। इस विधानसभा के कण कण में छत्तीसगढ़ की भूमि पर जन्मे हमारे महापुरुषों की प्रेरणा है। वंचितों को वरीयता, सबका साथ, सबका विकास, ये भाजपा सरकार के सुशासन की पहचान है। यही देश के संविधान की स्पिरिट है। यही हमारे महापुरुषों, हमारे ऋषियों, मनीषियों के दिए संस्कार है। साथियों, मैं जब इस भवन को देख रहा था तो मुझे बस्तर आर्ट की सुंदर झलक दिखाई दी। मुझे याद है कुछ महीने पहले थाईलैंड के प्रधानमंत्री जी को मैंने यही बस्तर आर्ट भेंट की थी। बस्तर की ये कला हमारी सृजनशीलता और सांस्कृतिक शक्ति का प्रतीक है। साथियों, इस भवन की दीवारों में बाबा गुरु घासीदास जी का मन खे एक समान का संदेश है, जो हमें
सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान सिखाता है। यहां के हर द्वार में माता शबरी की सिखाई आत्मीयता है, जो हमें हर अतिथि, हर नागरिक का स्नेह स्वागत करने की बात बताती है। इस सदन की हर कुर्सी में संत कबीर का सिखाया सच्चाई और निडरता का भाव है, और यहां की नींव में महाप्रभु वल्लभाचार्य जी का बताया नर सेवा नारायण सेवा का संकल्प है। साथियों, भारत लोकतंत्र की जननी है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। हमारा आदिवासी समाज तो पीढ़ियों से लोकतांत्रिक परंपराओं को जीता आया है। मुरिया दरबार, बस्तर की आदिम संसद इसका जीवंत उदाहरण है। वो आदिम संसद थी। सालों से हमारे यहां समाज और शासन मिलकर समस्याओं का समाधान करते रहे हैं, और मुझे प्रसन्नता है कि इस विधानसभा में भी मुरिया दरबार की परंपरा को स्थान मिला है। साथियों, एक और इस सदन के हर कोने में हमारे महापुरुषों के आदर्श हैं, तो वहीं इसकी अध्यक्ष पीठ पर रमन सिंह जी जैसा अनुभव नेतृत्व भी है। रमन जी इस बात का बहुत बड़ा उदाहरण है कि एक कार्यकर्ता अपने परिश्रम से, अपने समर्पण भाव से लोकतांत्रिक व्यवस्था को कितना सशक्त बना सकता है। साथियों, क्रिकेट में तो देखते हैं कि जो कभी कैप्टन रहता है वो कभी टीम में खिलाड़ी बनकर के भी खेलता है, लेकिन राजनीति में ऐसा देखने को नहीं मिलता है। ये उदाहरण रमन सिंह जी दे सकते हैं कि जो कभी कैप्टन हुआ करते थे, वो आज सच्चे स्पिरिट से कार्यकर्ता के छत्तीसगढ़ की सेवा के लिए समर्पित, हर कार्यकर्ता के लिए प्रेरणा के रूप में कार्य कर रहे हैं। साथियों, राष्ट्र कवि निराला जी ने अपनी कविता में मां सरस्वती से प्रार्थना की थी, प्रिय स्वतंत्र रहो, अमृत मंत्र नव भारत में भर दे। यह केवल काव्य नहीं था, यह आजाद भारत के नव सृजन का मंत्र था। उन्होंने नव गति, नव लय, नव स्वर की बात कही, यानी कि एक ऐसे भारत की जो परंपरा से जुड़ा हो लेकिन भविष्य की ओर पूरे आत्मविश्वास से आगे बढ़े। आज जब हम छत्तीसगढ़ के नए विधानसभा में खड़े हैं, तो यह भावना यहां भी उतनी ही सार्थक है। यह भवन भी उसी नव स्वर का प्रतीक है, जहां पुराने अनुभवों की ध्वनि है और नए सपनों की ऊर्जा भी है। और इस ऊर्जा के साथ हम एक ऐसे भारत का निर्माण करना है, एक ऐसे छत्तीसगढ़ की नींव बनानी है जो विरासत से जुड़कर विकास के पथ पर आगे बढ़ सके। साथियों, नागरिक देवो भव ये हमारे सुशासन का मंत्र है, और इसलिए हमें विधानसभा के हर निर्णय में जनता के हित को ध्यान में रखकर काम करना होगा। यहां कानून ऐसे बने जो रिफॉर्म को गति दे, जिससे लोगों का जीवन आसान हो, जो लोगों के जीवन से
सरकार के अनावश्यक दखल को बाहर करे, सरकार का न अभाव हो और न ही अनावश्यक प्रभाव हो। यही तेज प्रगति का एकमात्र मंत्र है। साथियों, ये हमारा छत्तीसगढ़ तो भगवान श्री राम का ननिहाल है। भगवान श्री राम इस धरती के भांजे हैं। आज इस नए परिसर में श्री राम के आदर्शों को याद करने का इससे बेहतर दिन और क्या होगा। भगवान राम के आदर्श हमें सुशासन की सीख देते हैं। साथियों, अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के समय हम सभी ने देव से देश और राम से राष्ट्र का संकल्प लिया था। हमें याद रखना है, राम से राष्ट्र का अर्थ है राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भये गए सब शोका। इसका अर्थ है सुशासन और जन कल्याण का राज। इसका अर्थ है सबका साथ सबका विकास की भावना से शासन। राम से राष्ट्र का अर्थ है नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, जहां कोई न गरीब हो ना कोई दुखी हो, जहां भारत गरीबी से मुक्त होकर आगे बढ़े। राम से राष्ट्र का अर्थ है अल्प मृत्यु नहीं कवनीयु पीरा, यानी बीमारियों से असमय मृत्यु ना हो, यानी स्वस्थ और सुखी भारत का निर्माण हो। राम से राष्ट्र का मतलब है मानव एक भक्ति करनाता, अर्थात हमारा समाज ऊंच नीच के भाव से मुक्त हो और हर समाज में सामाजिक न्याय की स्थापना हो। साथियों, राम से राष्ट्र का एक अर्थ ये भी है कि निशिचरहीन करऊं बही भुज उठाई पन की न, यानी मानवता विरोधी ताकतों का आतंक के विनाश की प्रतिज्ञा। और यही तो हमने ऑपरेशन सिंदूर में देखा है। भारत आतंक के विनाश की प्रतिज्ञा करके आतंकियों की कमर तोड़ रहा है। भारत आज नक्सलवाद, माओवादी आतंक को भी समाप्त करने की तरफ बढ़ रहा है। भारत आज अभूतपूर्व विजय के गर्व से भरा हुआ है और गर्व की यही भावना आज छत्तीसगढ़ विधानसभा के इस नए परिसर में हमें चारों तरफ दिख रही है। साथियों, पिछले 25 वर्षों में छत्तीसगढ़ ने जो परिवर्तन देखा है वो अद्भुत और प्रेरणादायी है। कभी यह राज्य नक्सलवाद और पिछड़ेपन से पहचाना जाता था, आज वही राज्य समृद्धि, सुरक्षा और स्थायित्व का प्रतीक बन रहा है। आज बस्तर ओलंपिक की चर्चा देश के कोने कोने में है। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में आज विकास की लहर और सुकून की मुस्कान लौट आई है और इस परिवर्तन के पीछे है छत्तीसगढ़ की जनता का परिश्रम और भाजपा सरकारों का दूरदर्शी नेतृत्व। साथियों, छत्तीसगढ़ के रजत जयंती समारोह का उत्सव अब एक बड़े लक्ष्य का आरंभ बिंदु बनने जा रहा है। 2047 तक, 2047 तक जब भारत अपनी आजादी के 100 साल मनाएगा, हमें विकसित भारत निर्माण के जो लक्ष्य तय किए हैं उसमें छत्तीसगढ़ की भूमिका बहुत बड़ी होने वाली है। और इसलिए मैं उपस्थित सभी साथियों से भी कहूंगा, सभी जनप्रतिनिधियों से कहूंगा कि आप
एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण करिए, एक ऐसी विधानसभा का उदाहरण बनाइए जो विकसित भारत के हर राज्य को कुछ नया करने के लिए प्रेरित करे। यहां होने वाले संवादों में, यहां पूछे जाने वाले प्रश्नों में, सदन में होने वाली कार्यवाही में, सब में एक श्रेष्ठता लाने का प्रयास हो। और हम जो भी करें, जिस भी रूप में करें, सबका लक्ष्य विकसित छत्तीसगढ़, विकसित भारत का निर्माण हो। साथियों, छत्तीसगढ़ की इस नई विधानसभा की श्रेष्ठता इसके भवन की भव्यता से ज्यादा यहां के लिए जाने वाले जन कल्याण के निर्णयों से निर्धारित होगी। ये इस बात से तय होगी कि सदन छत्तीसगढ़ के सपनों को, इसकी सोच को कितनी गहराई से समझता है और उन्हें साकार करने के लिए कितने दूर तक चलता है। हमारा हर निर्णय ऐसा होना चाहिए जो किसान की मेहनत को सम्मान दे, युवा के सपनों को दिशा दे, नारी शक्ति के जीवन में नई आशा की किरण लेकर आए और समाज में अंत्योदय का माध्यम बने। हम सबको ये याद रखना है कि यह विधानसभा केवल कानून बनाने का स्थान नहीं, बल्कि यह छत्तीसगढ़ के भाग्य निर्माण का प्रखर केंद्र है, जीवंत इकाई है। इसलिए हम सबको यह सुनिश्चित करना होगा कि यहां से निकलने वाले हर विचार में जन सेवा की भावना हो, विकास का संकल्प हो और भारत को नई ऊंचाई पर ले जाने का विश्वास हो। यही हमारी कामना है। साथियों, लोकतंत्र में कर्तव्य को सर्वोपरि रखते हुए हम सब सार्वजनिक जीवन में अपनी भूमिका निभाए, यह संकल्प लेना ही नए विधानसभा भवन के लोकार्पण के इस अवसर के सबसे बड़ी सार्थकता होगी। आइए इस परिसर से हम सभी भारतीय गणतंत्र के इस अमृत वर्ष में यह संकल्प लेकर जाएं कि जनता जनार्दन की सेवा को ही अपने जीवन का ध्येय बनाएंगे। आप सभी को लोकतंत्र के इस सुंदर नव मंदिर के लोकार्पण पर मैं पुनः शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। मैं मुख्यमंत्री जी को और विशेष रूप से मेरे मित्र रमन सिंह जी को इस कल्पना को साकार करने के लिए हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं। जय भारत, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद। किस तरह से अटल बिहारी वाजपेयी जी को बहुत भावनात्मक रूप से उन्होंने याद किया कि वो जहाँ भी हैं वो आज देख रहे होंगे कि जो सपना उन्होंने देखा और जिसे उन्होंने सच्चाई में बदला, उस सपने की पूर्णता। और डॉक्टर रमन सिंह को बहुत बहुत मधुर स्मृतियों के साथ याद किया उन्होंने। मेरे मित्र शब्द का प्रयोग किया और कहा कि क्रिकेट में तो ऐसा होता है, विराट कोहली और रोहित का नाम नहीं लिया उन्होंने, कि वहाँ एक युवा कैप्टन की लीडरशिप में 2 सीनियर प्लेयर्स खेल लेते हैं या और प्लेयर्स भी खेलते हैं, लेकिन राजनीति में ये मौका कम मिलता है या बहुत कम देखने को मिलता है। तो बहुत अलग तरीके से याद किया, प्रभु श्री राम के आदर्शों को याद किया कि ये नई विधानसभा जो एक ग्रीन बिल्डिंग है, और आप देख रहे हैं नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत जी, और काफ़ी भावनात्मक तरीके से उन्होंने छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ की मुड़िया दरबार का उन्होंने जिक्र किया। बस्तर का जो प्रसिद्ध मुड़िया दरबार है, बृजमोहन अग्रवाल सांसद, सीनियर लीडर, प्रधानमंत्री का स्वागत करते हुए। और बहुत ही 1998 अगर मैं आपको ले चलूं तो चुनाव का मौका था मध्य प्रदेश का, और 2 साल बाद ही आप देख रहे हैं रमन सिंह जी का चेहरा खिल उठा है। स्वाभाविक है, उन्होंने बहुत बड़ा दायित्व निभाया है छत्तीसगढ़ के विकास का। 2003 से लेकर उन्होंने एक लंबी पारी खेली 2018 तक, और 2023 में जब बीजेपी लौटी तो कैप्टन विष्णुदेव साय रहे,
लेकिन उन्होंने एक वरिष्ठ भूमिका विधानसभा अध्यक्ष की सहर्ष स्वीकार की, जो बीजेपी की ताकत है। चलिए चलते हैं होता सर की तरफ, हमारे साथ हैं सर। रमन सिंह जी की काफ़ी खुलकर उन्होंने प्रशंसा की और रमन सिंह जी इसके हकदार हैं। कम बोलना, विवाद करने को, हालांकि राजनीति में आक्रमण वार प्रतिवार होते हैं, लेकिन कैसे देखते हैं? मतलब मुझे लगता है कि आज प्रधानमंत्री ने डॉक्टर रमन सिंह के कद तो उनका ऊंचा है ही, लेकिन छत्तीसगढ़ में उनके कद को और ऊंचाई देने का प्रयास किया है। जी, मुझे लगता है 2003 में जो रमन सिंह का निर्णय था, छत्तीसगढ़ बड़े कठिन दौर से गुजर रही थी और अजीत जोगी मुख्यमंत्री थे, लग नहीं रहा था। कांग्रेस बीजेपी बिखरी हुई थी, 14 विधायक छलांग लगा के वहां पहुंच गए थे। इसी बीच में सबसे पहले रमेश बैस जी को बुलाया जाता है और रमेश बैस जी को कहा जाता है आप पार्टी का कमान संभालें। वो बोले कि मुझे प्रदेश अध्यक्ष बना दीजिए, ठीक है, लेकिन मैं केंद्र का मंत्री भी बने रहना चाहता हूं। नागोबार था। उन्होंने फिर बोले कि चलो डॉक्टर रमन सिंह को पूछते हैं, तो रमन सिंह ने कहा पार्टी ने ही मुझे केंद्र में मंत्री बनाया है और पार्टी ने आज जो भी आदेश देगा मैं वो करूंगा। जैसे वहां से प्रधानमंत्री जी से और उप प्रधानमंत्री जी अटल बिहारी वाजपेयी और एल के आडवाणी से मिल के बाहर निकले, तो कुशाभाऊ ठाकरे बोले कि यार तू जो आज किया है डॉक्टर रमन ने, वो बिल्कुल मतलब क्या बताऊं। बोले तो बोले आप मेरे गुरु रहे हैं, आप जो सिखाए मैं उसी रास्ते पर, जो भी मैं तो एक पार्षद था, अब पार्षद से आपने ही मुझे केंद्र में मंत्री बनाया, तो पार्टी जो चाहेगा मैं वही करूंगा। तो 15 साल मुख्यमंत्री रहे, बाद में वो आके अगर विधानसभा का स्पीकर है, और आज भी जैसे आप देखे होंगे कि आपने ही जिक्र किया कि विराट कोहली ने बाहें पकड़ के शुभमन गिल के बताए कि स्ट्रेटेजी क्या बनना चाहिए। रोहित शर्मा ने लगातार पार्टी को लगातार बताते रहे कि किस तरह से रणनीति होनी चाहिए थर्ड टेस्ट में। आज रमन सिंह लगभग उसी भूमिका में है, नेपथ्य में है, कप्तानी किसी और के पास है, लेकिन जब भी जरूरत पड़ता है वो उसको आगे ले जाते हैं। तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री उस चीज को भी देखें। बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही सर, बहुत इंपॉर्टेंट बात कही।